प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद की तकदीर का फैसला हो चुका है। अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। उन्हें क्या सजा दी गई है, किस तरीके से इस पूरे मामले में अभियोजन की तरफ से पैरोकारी की गई, जो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सुशील वैश्य जी हैं, एडीजीसी क्रिमिनल हैं यहाँ पर, इन्होंने बहुत मजबूती के साथ सरकार की तरफ से पक्ष रखा था। जी बताइए, आज क्या फैसला आया हुआ है? आज फैसला जो है अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ एडवोकेट, इनको आजीवन कारावास, सश्रम आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपया हर्जाना जुर्माना देने का आदेश हुआ, जो वादी के परिवार को मिलेगा क्षतिपूर्ति के रूप में। अच्छा, क्या कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं माना है? हम लोगों ने पुरजोर कोशिश किया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिए कि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। कोर्ट को जो समझ में आया उसमें उन्होंने फैसला दिया। अच्छा, कुल कितने लोगों को इस मामले में बरी किया गया है? इसमें 7 लोगों को बरी किया गया है और 3 लोगों को आजीवन कारावास सश्रम दिया गया है। अच्छा, कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऑब्जर्वेशन भी किया है, कुछ टिप्पणी भी की है? अभी जो है हम लोगों को जजमेंट नहीं मिल पाया है, यद्यपि जो जिनको सज़ा हुई है उनको निःशुल्क कापी मिलती है और उनको जेल की रवानगी थी तो उनको मिल चुकी है, लेकिन अभी हम लोगों को जजमेंट ना तो पूरा पढ़ने को मिला है और ना तो जजमेंट मिला है। पढ़ने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अच्छा, 2006 का ये अपहरण केस है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई जो है, 17 सालों तक जो है वो कानूनी पेचीदगियों में पुलिस के पास से लेकर के कोर्ट तक ये जो पूरा मामला था वो चक्कर काटता रहा। किस तरीके से आप लोगों ने प्रभावशाली तरीके से पैरवी की कि आज जो है ये मामला अंजाम तक आ पहुंचा है? ये प्रथमतः तो 2007 में ये एफआईआर दर्ज होती है। 2006 का मामला ज़रूर है, लेकिन इतना आतंक था, इतना भय था कि तमाम सुरक्षा मांगने के बावजूद, हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने के बावजूद सुरक्षा नहीं मिली, अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उसकी एफआईआर दर्ज हुई और दर्ज होने के पश्चात विवेचना में जो है इन लोगों का नाम आया और इनको जो है आरोप पत्र जो है न्यायालय में दाखिल हुआ। न्यायालय में दाखिल होने के बाद 2009 में जो है आरोप गठित किए गए सारे मुलजिमों के विरुद्ध। उसके बाद 2016 में इसकी गवाही स्टार्ट होती। 16 के पूर्व तमाम तरह की उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो न्यायालय की चौखट तक न पहुंच पाए, अपनी गवाही न दे पाए। इसके लिए तमाम अभियुक्त के लोगों ने उपक्रम किए। 2016 में जिस दिन पहली गवाही स्टार्ट होनी ही थी, उसी दिन इसको बंधक बना करके न्याय कक्ष से घसीटते हुए ले जाने का प्रयास किया गया। चौथी मंजिल से इसको नीचे फेंकने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पीएसी आई, तब उसकी जान बची। उसके बाद जो है हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि इनकी पुलिस सुरक्षा में गवाही कराई जाए। फलस्वरूप इनकी गवाही स्टार्ट हुई, गवाही कराई गई। इनकी गवाही कराने के बाद सेकंड गवाह जो है दिलीप पाल की भी गवाही हुई। तमाम तरह के इनके एसोसिएशन जो थे, जो अभियुक्त के एसोसिएशन हैं, तमाम बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। कुछ गायब हो जाते थे, कुछ वारंट पर चलने लगते थे, ताकि केस जो है वो डिले होता जाए, लटकता जाए। जब ये सारी गवाहियां हो गई तो इन्होंने अनगिनत जो है डिफेंस में गवाह प्रस्तुत करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, लटकाने भटकाने का प्रयत्न किया। हाई कोर्ट और यहाँ की कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन दिया कि अपने जो है अगर सही तथ्य रखने हैं तो 5 गवाह ही काफ़ी होते हैं, लेकिन इन्होंने 51 गवाह जो है अभियोजन के 8 गवाहों की तुलना में 51 गवाह इन्होंने अपने पक्ष में रखे। वो भी जो अपराधी किस्म के लोग थे, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, उनको रखा। ट्यूटराइज गवाह इन्होंने अपने रखे। फिर समय आया कि अब ये 313 होने के बाद जो है गवाही वो जजमेंट पर आए। जजमेंट को तमाम रोकने के लिए, लटकाने भटकाने का इन्होंने तमाम प्रयत्न किया। हाई कोर्ट में रुकावट डाली। हाई कोर्ट से जब रुकावट ख़त्म हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये गए उसको रोकने के लिए। वादी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसका ये प्रयास, ये कटिबद्धतापूर्ण प्रयास ही उसके जान के लिए घातक बना और साथ ही उसको जो है बीच में रोकने का तमाम प्रयास हुआ। उसको मर्डर के मुकदमे में फंसाया गया।
मर्डर के मुकदमे से वो निकला। कुल मिला के तमाम मोटिव थे उसको जो आरोपी पक्ष हैं उनके 51 गवाहों पर आपके 8 गवाह भारी पड़े। भारी पड़े। हमारे 8 गवाह भारी पड़े। वो ट्यूटराइज गवाह थे और उन्होंने जो सिखाया था, जो पढ़ाया था, वो चीज़ की थी। उनको केवल एक डेट याद थी कि हम वहाँ नाश्ता पानी करने गए थे, बाकी और कुछ वो नहीं बता पाते थे। इसमें सबसे दिलचस्प तथ्य ये था कि राजू पाल मर्डर केस से संबंधित जो विवेचक थे, सीबीआई के विवेचक, वो भी इसमें डिफेंस ने अपने गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। बड़ी अजीबोगरीब बात ये थी कि उन्होंने इस वादी का बयान तो लिया लेकिन अपनी विवेचना में शामिल नहीं किया था। ये मामला था। ये बताइए, फैसले से संतुष्ट हैं आप लोग? 3 लोगों को सजा दिला पाए, हालांकि 7 लोग बरी हो गए। 3 लोगों को फैसला हुआ, उससे हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन अन्य के बारे में फैसला आने के बाद ये देखा जाएगा कहाँ क्या कमियां रह गई, कौन सी चीज़ों को जो है कोर्ट ने नहीं ग्रहण किया, उसको हम लोग अगर समझ में आता है तो अपील में जाएंगे। अच्छा, जिस वक्त अदालत ने फैसला सुनाया, अतीक अहमद को दोषी करार दिया, फिर उसे सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, उस वक्त अतीक अहमद के हाव भाव क्या थे कोर्ट में? अतीक अहमद मायूस थे सज़ा सुन करके। उन्हें ये मालूम था कि उन्होंने जो कृत्य किया है उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। क्या अतीक ने भी कोई बातचीत, कोई अपना पक्ष रखा, अपनी तरफ से कोई बात कही कोर्ट में? कुछ देर के लिए उन्होंने जज साहब से मुखातिब होकर के उन्होंने कुछ अपनी पीड़ाएं रखी थी और उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश किया, लेकिन साक्ष्य ऐसे थे, अकाट्य साक्ष्य थे कि उनकी लैंड क्रूजर गाड़ी जो है उन्हीं के बंगले से, उन्हीं के आवास से बरामद हुई थी जिस गाड़ी से अपहरण हुआ था। उन्हीं के यहाँ से ये फरार हो गए थे। लगातार मुकदमे में ये फरार थे। इनकी फरारी में जो है चार्जशीट दाखिल हुई थी। ये सब कारण थे। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई व्यक्ति जो दोषी है वही भाग सकता है और तमाम चीज़ें इनके खिलाफ गई। इनके घर से तमाम कारतूस बरामद। जब फैसला सुनाया गया तो क्या अतीक अहमद बहुत मायूस और भावुक हो गया था? हाँ, मायूस थे, रोए भी थे। कटघरे। अच्छा, कटघरे में अतीक अहमद रोए थे? रोए थे, आंसू निकल आए थे उनके। आंसू निकल आए थे या फूट फूट कर रोए थे? फूट फूट कर नहीं रहे थे, आंसू निकल आए थे। भावुक हो गए थे। यस। अच्छा, ये बताइए कि अतीक अहमद और अशरफ और फरहान 3 ऐसे आरोपी थे जो जेल से इस पूरे मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए बुलाए गए थे। उनका अब क्या होगा? वो अभी जेल में ही रहेंगे, चूँकि उनका और भी मुकदमा, फरहान के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। अगर वो अन्य मुकदमों में नहीं होंगे तो छोड़े जाएंगे, लेकिन अशरफ जो है राजू पाल मर्डर केस में वो चल रहे हैं, विचाराधीन हैं और उसकी गवाही चल रही है, तो वो तो नहीं छूटेंगे। और अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा? साबरमती के लिए सजायाबी वारंट बना है और वहीं से ये आए थे, वहीं जाएंगे। तो यहाँ प्रयागराज की नैनी सेंट्रल अभी जेल उनको भेजा गया है? इसलिए भी भेजा जा सकता है कि सफ़र लंबा है। यहाँ पर सारा दिन जो है वो करने के बाद प्रशासनिक वजह से और स्टे लेने के लिए भेजा जा सकता है। अच्छा, एक सवाल आपसे। जी। चूँकि कोर्ट ने एक आदेश किया था कि साबरमती कोर्ट से जो है यहाँ लाया जाएगा और लाने के पश्चात चूँकि सड़क मार्ग इतना लंबा चौड़ा है तो उसमें जो है यदि समय से पूर्व आ जाते हैं तो उनके रहने की व्यवस्थाएं कहाँ पर होगी। रहने की व्यवस्थाएं जो है उन नैनी जेल में सारी चीज़ें तैयारी थी, तो वहाँ पर स्टे किया गया था और उसके पश्चात जो है कोर्ट में लाया गया था। अच्छा, सश्रम आजीवन कारावास का क्या मतलब होता है? क्या अब अतीक अहमद को एक बिल्ला नंबर अलॉट हो जाएगा, काम करना क्या पूरा होता है? यस, जेल मैनुअल के अनुसार सश्रम कारावास का मतलब यही होता है कि उनको सश्रम उनको वर्क करना पड़ेगा, जैसे आम कैदी हैं, सारी सुविधाएं छिन जाएगी, कोई सुविधाएं नहीं, वर्दी नंबर अलॉट होगा। जी। अच्छा, जो उमेश पाल की हत्या हुई थी उसमें भी अतीक अहमद और अशरफ दोनों नामजद आरोपी हैं, दोनों के खिलाफ नामजद FIR है। क्या पुलिस ने उसमें जुडिशियल कस्टडी रिमांड इन लोगों का बनवाया है?
इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मेरी कोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं आया। ये सीजेएम कोर्ट के स्तर का मामला है। लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है ऐसा? मेरी जानकारी में नहीं। तो बिल्कुल ये हैं सुशील वैश्य जी, एडीजीसी क्रिमिनल। और पूरी जो उमेश पाल अपहरण केस की लड़ाई थी, इन्होंने लड़ी, बहुत मजबूती से अभियोजन का पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा, और उसी की वजह से माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया और उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा मिली है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।